नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने 3 साल पूरे, मगर गैरसैंण से अभी तक नहीं चल पाई सरकार। विपक्ष उठा रहा सवाल, बीजेपी दे रही बजट सत्र आयोजित करने का हवाला। खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। जनवरी 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। 22 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा केंद्रीय विद्यालय। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में करोड़ों की लागत से फुटबॉल मैदान बनकर तैयार। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया शिलान्यास। मैदान में हो सकेंगे अंतर्राज्यीय स्तर के टूर्नामेंट। हाईकोर्ट से 824 एएनएम पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ। सरकार को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश। अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने किया देहरादून नगर निगम का निरीक्षण। आरटीआई के तहत जनता को नहीं मिल रही जानकारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, दिए जरूरी निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 4 मार्च की तारीख ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के लिए हमेशा याद की जाएगी, क्योंकि इसी तारीख को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। वो बात अलग है कि गैरसैंण सिर्फ पन्नों में लिखने के लिए ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनकर रह गई, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद एक बार भी अभी तक गैरसैंण से सरकार नहीं चली है। ये रिपोर्ट देखिए। 4 मार्च की तारीख गैरसैंण के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज है, क्योंकि 4 मार्च के ही दिन गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के साथ ही सबने उम्मीद लगाना भी शुरू कर दिया था कि क्या ग्रीष्मकाल में गैरसैंण से ही सरकार चलेगी। लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए 3 साल हो गए, मगर एक भी दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से सरकार नहीं चली। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन समय में सरकार चलनी ही नहीं थी, तो नामात्र के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों बनाया गया? नहीं, सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस बार वहाँ पर विधानसभा का सत्र हो रहा है 13 तारीख से, और आने वाले समय में किस तरह से ग्रीष्मकालीन राजधानी संचालित होगी इस पर भी सरकार वहाँ पर विचार करें, ऐसा मेरा सुझाव है। क्योंकि तमाम जन आकांक्षाएँ उससे जुड़ी हुई हैं, जन भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। बनी थी आज 3 वर्ष का समय है, और उसके लिए आप मुख्यमंत्री जी भी आज स्वयं रूप से आप सब लोगों से बातचीत करेंगे और एक अच्छा सत्र इस बार का वहाँ भव्य सत्र हो, ये सब हम लोग चाहते हैं। और मैंने शुरू में कहा है कि ग्रीष्मकालीन सारे सत्र अब ग्रीष्मकालीन राजधानी में होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को आश्वस्त किया है। जहां एक तरफ भाजपा बजट सत्र को गैरसैंण में कराने का हवाला देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी सत्ताधारी दल की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। हालत ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही पूरे टेन्योर में, एक मुख्यमंत्री कुछ कहता है, दूसरा आता है तो फिर वो उसको जो है पलटने का काम करता है, तीसरा आता है तो फिर वो भी और एक कदम आगे बढ़ करके काम करता है। तो ये हालत जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भराड़ीसैंण और प्रदेश की करने का काम किया है। लोग इसे देख रहे हैं, वक्त आएगा तो सबक भी सिखाएंगे। 4 मार्च 2020 के दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। 3 साल ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित हुए पूरे हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड की विडंबना है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद भी गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी एक भी दिन संचालित नहीं हुई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अब सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया गया है,
लेकिन क्या गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी संचालित भी कभी होगी? कैमरामैन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, टाइम टीवी न्यूज, देहरादून। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 22 करोड़ की लागत से बन रहे खटीमा सरकारी फार्म में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था और विभागीय जेई से निर्माणाधीन के भवन की जानकारी ली। साथ ही गुणवत्ता के साथ जनवरी 2024 तक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्माणाधीन संस्था को आदेश भी दिए। ये बहुत बचपन से मेरे मन में था कि खटीमा में सेंटर स्कूल होना चाहिए और उसके लिए लगातार 2012 में जब मैं यहाँ से विधायक के रूप में चुना गया था तब से लगातार मैं प्रयास करता रहा। अंततः सफलता तब मिली जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 1 पहली सरकार के समय में यहाँ पर सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हुआ और ये ज़मीन पहले अलॉट हो गई थी। इसके ऊपर बिजली का तार जाता था, बिजली की बड़ी लाइन जाती थी, उस लाइन को भी शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनना है, इसका एस्टिमेट कॉस्ट 22.68 करोड़ है और इसका टेंडर हुआ 15.68 अप्रॉक्सीमेट 8% करोड़। और इसमें आपका स्कूल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। स्कूल बिल्डिंग का कवर्ड एरिया 5020 स्क्वायर मीटर है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसके एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा पहुंचकर होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ होली गायन में भी हिस्सा लिया और कई होली के गीतों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्रामीणों के साथ मौज मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां विधानसभाओं के विकास कार्यों की समीक्षा लोकसभा वार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं इन समीक्षा बैठकों में कांग्रेस विधायकों की अनदेखी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस विधायकों की विधानसभाओं की भी समीक्षा करनी चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेसी विधायकों के साथ जल्द ही विधानसभाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। होता तो यही है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि पक्ष और विपक्ष रहता है और जिनकी सरकार होती है वो समदृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि 17 से आज तक तो समदृष्टि हमको कहीं पर दिखाई नहीं दी है। अब मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेंगे ये उन पर निर्भर करता है। इस बार विधानमंडल के दल में ये सारे विषय निकल कर आए थे कि बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो विधायकों को लगता है कि कहीं ना कहीं काम रुक रहे हैं। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर ये पार्टी, क्योंकि अध्यक्ष नाथ उस बैठक में मेरा भी रहना होता है, तो उसमें तय हुआ था कि विधानसभा वाइज लोकसभा के दृष्टिकोण से पहले ये था विधायकों से अलग अलग बातचीत करने का भी दोनों विषय हैं और इसके साथ साथ लोकसभा के हिसाब से विधायकों के साथ बैठकर अधिकारियों के साथ उनकी प्रत्यक्ष बैठक कराई है। हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है और इस मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास खेल मंत्री रेखा आर्या और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कर दिया है। फुटबॉल मैदान तैयार हो जाने के बाद इस मैदान में अंतर्राज्यीय स्तर पर टूर्नामेंट हो सकेंगे। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है ताकि राज्य का होनहार युवा उत्तराखंड और देश का नाम रोशन कर सके। मंत्री रेखा आर्या ने यह भी बताया कि सरकार 38वां राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की भी तैयारी कर रहा है। खिलाड़ी हों चाहे हमारे नैनीताल वासी हों, सभी को बहुत बधाई है। इस खेल मैदान से, इस फुटबॉल के मैदान से मैं समझती हूँ हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत ही साधारण बच्चे भी यहाँ आके जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस धनराशि के साथ में, जो कि मैं समझती हूँ कि शायद हम लोग दिसंबर तक का हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। इसको हम स्टेडियम का नाम देते हैं, वो एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। हमारी सरकार ने यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट दिया और अब जो आप देख रहे हैं इसका कायाकल्प हो जाएगा। इसमें ड्रेनेज बनेंगी, ट्यूबवेल लगेगा, घास बिछेगी, ग्रीनरी होगी और जो सामने हमारा पेविलियन दिख रहा है इसमें पूरे ऊपर से शेड बनेंगे।
और अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। एएनएम भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो चुका है। जी हां, हाईकोर्ट से 824 पदों पर भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन था, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। और अब इन निर्देशों के बाद जल्द ही राज्य के तमाम सरकारी अस्पतालों में एएनएम की भर्ती हो सकती है। आपको बता दें कि एक लंबे समय से ये जो मामला था वो कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी और आखिरकार इस फैसले पर सुनवाई के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल चुकी है। शनिवार सुबह राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने देहरादून नगर निगम का निरीक्षण किया। सूचना आयुक्त के निरीक्षण से निगम के अधिकारियों के बीच हड़कंप देखने को मिला। हालांकि योगेश भट्ट ने बताया कि नगर निगम को इस निरीक्षण के बारे में पहले से जानकारी थी। दरअसल नगर निगम में सूचना के अधिकारी से मांगी गई जानकारी देरी से मिलना और कई जानकारियों को लेकर लापरवाही की शिकायत मिलने पर योगेश भट्ट नगर निगम पहुंचे थे, जहां उन्होंने नगर निगम के दस्तावेजों को खंगाला। रिकॉर्ड रूम में हाल ही में फाइल चोरी होने की सूचना पर भी आयुक्त योगेश भट्ट ने नाराजगी जताई है। सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार के मैनुअल न मिलने पर भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। आने का मकसद हमारा ये है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट का ये पब्लिक डीलिंग इंस्टीट्यूशन है और यहाँ से जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो जो सूचना का अधिकार जनता के पास एक, जिसको हम कह रहे हैं अचूक हथियार है, खास करके डेमोक्रेसी के लिए, तो वो मजबूत हो और उसमें लोग जागरूक हों और जो विभाग है उसमें उसके प्रति जो है जागरूकता बनी रहे। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आने वाले आवेदनों का निस्तारण हो, पब्लिक को सूचना मिले और जो लोकतंत्र हम मजबूत करने की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र मजबूत हो, सरकारों को भी उसमें मदद मिले, इसलिए आने का वो था। वहीं नगर निगम के इस निरीक्षण के बाद नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना था कि व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि अपनी सफाई में नगर आयुक्त ने ये भी कहा कि नगर निगम में लोग कई विभागों से जुड़ी हुई सूचनाएं मांगते हैं, जिससे कई बार देरी हो जाती है। तमाम व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। आयोग के समय समय पे जो भी निर्देश आए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है और आयोग की निर्देश अनुसार एक पीआईओ एवं एक अपीलीय अधिकारी का भी व्यवस्था बनाते हुए चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है। हमारा प्रयास यही है कि जो भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना लोगों के द्वारा मांगी जाती है वो समय तक उनको मिले और सेटिस्फैक्ट्री रूप से मिले, और जो भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत जो भी गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैदिक शिक्षा दर्शन और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जिसमें 1902 से स्वामी श्रद्धानंद द्वारा ये विद्यालय स्थापित किया गया था। यहाँ पढ़ने वाला छात्र अपनी संस्कृति संस्कार को जानने के साथ आधुनिक शिक्षा में भी आगे बढ़ रहा है। देश के संस्कृति के अनुरूप और नवाचार के साथ किस तरीके से हमारा छात्र अपने संस्कारों की भी चिंता करे और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भी आगे आ सके, ऐसी सोच के साथ जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसकी स्थापना की, आज इसका 121वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में कांगड़ी पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वैदिक संस्कृति सभ्यता, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरोध के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस बार विंटर सीजन में मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है, जिसका असर गर्मियों के मौसम में जरूर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में इस मौसम में सामान्य से 93% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से देवभूमि में बेमौसम गर्मी का एहसास अभी से होने लगा है। कम बारिश होने की वजह से जंगलों में नमी नहीं है, जिसकी वजह से इस बार फायर सीजन में वन अग्नि का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के लिए फायर सीजन हर साल एक बड़ी चुनौती बनता रहा है। इस साल बारिश कम हुई है, तो इस बार फायर सीजन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। साल दर साल जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है और आग की घटनाओं से उत्तराखंड के सैकड़ों हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं।
अगर पिछले साल की बात करें तो प्रदेश भर के जंगलों में आग लगने की घटना 2186 घटनाएं हुई थी और इनमें 3400 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। हालांकि हर साल वन विभाग के लिए वनाग्नि बड़ी समस्या रही है, लेकिन इस साल फायर सीजन शुरू होते ही राज्य के जंगलों पर आग का खतरा भी से मंडराने लगा है, जिसे लेकर वन विभाग अभी से फायर सीजन को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी करने का दावा भी कर रहा है। जैसा आपने कहा तो इस बार जो है जो शीतकाल वर्षा होती है उसमें कमी है, काफ़ी कम वर्षा हुई है। फिर इसी हिसाब से जो है स्नोफॉल भी कम हुआ है, तो उसके सापेक्ष जो हम देखते हैं कि अभी मौसम जो है एवरेज टेम्परेचर ही जो है 6-7 डिग्री जो है अबव नॉर्मल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आगामी सीज़न में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये फायर सीज़न, और इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें काफ़ी तैयारियां जो हैं वो फायर सीज़न से पहले की भी होती हैं। फायर सीज़न से पहले जो है सभी गांव वालों के साथ में वन पंचायत सरपंच हैं, जिन बीडीसी मेंबर हैं, जो भी गांव में ग्राम प्रधान हैं, उनको सक्रिय करते हुए, उनको जागरूक करते हुए उनके साथ बैठकें भी करी गई हैं। फिर हमारा एक जो कंट्रोल बर्निंग और फायर लाइन की साफ़ सफाई का काम चलता है वो भी काम कराया गया है, और एक आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाती है स्टाफ को ना कि किस प्रकार से वो वायरलेस पे उसकी सूचना देंगे। वनाग्नि की गंभीरता को देखते हुए एनडीएमए ने उत्तराखंड में जंगलों की आग को राष्ट्रीय आपदा में शामिल कर लिया है। एनडीआरएफ की एक प्लाटून राज्य में जंगलों की आग की संभावनाओं को देखते हुए तैनात की गई है। साथ ही राज्य में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की भी रेटिंग कर ली गई है। जंगलों में चीड़ के पेड़ों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय सुदूर संवेदन संस्था द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसके जरिए आग की घटना पहले ही पता लग सकेगी। प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि इस ऐप के जरिए आग की घटना 24 घंटे पहले पता लग जाएगी। एनडीएमए ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एनडीआरएफ की एक टीम उत्तराखंड में डिप्लॉय की है। उनकी ट्रेनिंग फील्ड की और क्लासरूम ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो एक टीम हमें एनडीआरएफ की मिल रही है। तीसरा जो पिरूल है, जिससे चीड़ के वनों में मैक्सिमम घटनाएं होती है, उसको भी हम पिरूल का अधिक से अधिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उस पर भी राज्य सरकार काफ़ी संवेदनशील है और ऐसी पॉलिसीज ला रही है कि हम पिरूल को एक रिसोर्स के रूप में कैसे यूज करते हैं। फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग द्वारा उत्तराखंड में 41 वन प्रभागों में 1429 क्रूज स्टेशन बनाए हैं और इन क्रूज स्टेशनों में कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही आग बुझाने के लिए इस बार ग्रामीणों की भी मदद ली जाएगी और उन ग्रामीणों को प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। हमारी टीम जो है जाके कल वो अल्मोड़ा में थे, अब पिथौरागढ़ जा रहे हैं। इसी प्रकार से 8-9 जगह पे हमने पूरे उत्तराखंड को कवर करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। और जहां तक क्रूज स्टेशन की बात है तो हमारे टोटल जो है 1429 क्रूज स्टेशन हैं पूरे उत्तराखंड में, 41 वन प्रभागों में। तो उन क्रूज स्टेशनों पे भी जो है कर्मचारियों की तैनाती की जा चुकी है। जिस तरह से इस साल बारिश कम हुई है, तो वन विभाग भी मानता है कि इस बार जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं एक चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हालांकि राज्य सरकार ने फायर सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। अब धरातल पर दावों की हकीकत क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने चंपावत जिलाधिकारी कार्यालय में जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। साथ ही जनहित की चलाई जा रही योजनाओं की मॉनिटरिंग की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का उद्देश्य होना चाहिए कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। मुख्य दिशा निर्देश तो यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं लागू करती है और उसका निस्तारण और वो निचले स्तर तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का होता है। उनकी मॉनिटरिंग होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लागू की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लागू की हैं, तो उसका काम अधिकारियों का हो। अधिकारी तो सरकार के हाथ पैर होते हैं भाई, वो सिर्फ कागजों तक उसे सीमित न रखें। वो कितने को लाभ मिला, कितने लाभार्थियों को, वो वास्तव में वो सही को मिला है या गलत को मिला है, यही मैं मॉनिटरिंग मेरा करने का उद्देश्य भी है।
और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। राजधानी देहरादून के भंडारी बाग इलाके में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती थी। घर में बिखरे हुए सामान को देखकर हत्या के पीछे की आशंका लूटपाट की ही जताई जा रही है। इससे पहले बताया गया कि बुजुर्ग महिला के घर पर चोरी की घटना हो चुकी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि थाना पटेल नगर में भंडारी बाग में एक वृद्ध महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर कि मौके पर हम लोग गए थे। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और मौके से एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। आसपास के जो लोग हैं, मृतका के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस आधार पर एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। होली का त्योहार आते ही बाजारों में जहां एक और चहल पहल और हर्षोल्लास नजर आ रहा है, तो वहीं होली में खेले गए रंगों से कई बीमारियां और त्वचा संबंधी रोग भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे रंगों से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। होली का त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी मनाए जाने वाला एक खास पर्व है। होली का क्रेज लोगों में इतना देखने को मिलता है कि देश विदेश से भी लोग होली मनाने के लिए भारत आते हैं। मथुरा, वृंदावन जैसी जगहों पर फूलों की होली भी खेली जाती है, तो कई जगहों पर रंगों के साथ भी होली खेलने का प्रचलन है। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि होली के दौरान रंगों से खेलने पर स्किन संबंधी बीमारियां होने लगती है। आंखों की एलर्जी होना भी अक्सर देखा जाता है, जिसको लेकर चिकित्सक पहले ही सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर दून अस्पताल की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर भव्य संगल का कहना है कि होली के दौरान कई तरह के चर्म रोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो केमिकल वाले रंग होते हैं उनसे त्वचा रोग का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को ऑर्गेनिक और हर्बल रंगों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि होली खेलने से पहले बालों में और त्वचा पर नारियल का तेल भी लगाया जा सकता है और होली के रंग खेलने के बाद तुरंत उन रंगों को अपनी त्वचा से भी साफ करने की सलाह दी गई है। तो इको फ्रेंडली हर्बल कलर्स यूज करें, बहुत ज़्यादा मेटालिक कलर्स का प्रयोग ना करें, स्पेशली ग्रीन और ब्लू कलर्स के रंगों में जो आते हैं। और होली खेलने से पहले एक तो अपना अच्छे से ऑयलिंग कर लें स्कैल्प का, बॉडी का। एक सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको बिल्कुल नहीं भूलना है, स्पेशली एक्सपोज एरियाज पे। तो जो फेस, नेक, चेस्ट और आर्म्स वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। और होली खेलने के तुरंत बाद अपना कलर जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करें। और उतारने के लिए उसको बहुत ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है। उतारने के लिए आप ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं और नहाने के तुरंत बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करना ना भूलें। होली के दौरान कई बार बाजारों में केमिकल वाले रंग ज्यादा देखने को मिलते हैं, मगर इस बार दुकानदार काफी समझदारी दिखाते हुए हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों को ही बेचना पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि साल में एक बार त्योहार आता है और अगर अच्छी क्वालिटी के रंग बेचे जाए तो उनका बुरा असर नहीं पड़ता है। सर, हमने सारे हर्बल कलर रखे हैं और ब्रांडेड रखे हैं। मतलब होली के पर्पस पे ऐसे कलर रखे हैं कि ना इससे किसी को नुकसान हो, क्योंकि होली का त्यौहार है, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। हम ऐसे कलर रखते हैं कि हर्बल कलर रखते हैं कि इससे ना किसी को इन्फेक्शन हो, ना किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो। कलर तो हम पिछले 50 सालों से बेचते आ रहे हैं और कलर हम शुरू से ही अच्छे कलर रखते हैं। जब से ऑर्गेनिक और हर्बल इस टाइप के कलर आए हैं तो हम सारे वही कलर रख रहे हैं। होली के त्योहार में मौज मस्ती के साथ साथ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है, इसलिए जरूरत है सावधानी बरतने की और त्वचा रोग से बचने के लिए हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल जरूर करें। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। होली के पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही है। लक्सर में भी होली की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। दुकान रंगों से सजी नजर आ रही है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दुकानदार काफी खुश है। स्कूली छात्र भी होली का पर्व मनाते अभी से नजर आ रहे हैं। मैं 2 साल से कोरोना की वजह से होली का त्योहार फीका पड़ गया था और इस साल बहुत उत्सव दिखाई दे रहा है। होली के प्रति बहुत आनंद आ रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने मंगलोर कोतवाली का निरीक्षण किया। डीजीपी ने दस्तावेज भी खंगाले, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। डीजीपी अशोक कुमार के पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने सलामी दी। उन्होंने कहा कि उनका ये वार्षिक निरीक्षण था। कोतवाली मंगलोर का वार्षिक निरीक्षण किया और इनका जो कैंपस है, भवन है, बैरक्स हैं
माल खाना है, ऑफिस है, महिला हेल्प डेस्क है, वो सब जवानों का मेस है, उस सब को क्लोजली बारीकी से उसका निरीक्षण किया। और साल भर में थाने में जितना अपराध हुआ है, जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में भी क्रिमिनल्स का हर एक का विस्तार से एनालिसिस किया। ओवरऑल कुल मिलाकर के थाने की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी पाई गई। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने 3 साल पूरे, मगर गैरसैंण से अभी तक नहीं चल पाई सरकार। विपक्ष उठा रहा सवाल, बीजेपी दे रही बजट सत्र आयोजित करने का हवाला। खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। जनवरी 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। 22 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा केंद्रीय विद्यालय। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में करोड़ों की लागत से फुटबॉल मैदान बनकर तैयार। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया शिलान्यास। मैदान में हो सकेंगे अंतर्राज्यीय स्तर के टूर्नामेंट। हाईकोर्ट से 824 एएनएम पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ। सरकार को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश। अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने किया देहरादून नगर निगम का निरीक्षण। आरटीआई के तहत जनता को नहीं मिल रही जानकारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, दिए जरूरी निर्देश।